आज हम भारतीय कैपिटल मार्केट्स की दुनिया में एक गहरी नज़र डालेंगे और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैपिटल मार्केट्स में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो आजकल अपने बिजनेस मॉडल कैसे बदल रही हैं। हाँ, और खास तौर पर ये देखना है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन आधारित कमाई से ये एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जैसे ARR कहते हैं, उस मॉडल की तरफ क्यों जा रही हैं कंपनियां। ये जानना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस 3 खास कंपनियों पर रहेगा, मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंशियल और एडलवाइस, है ना। हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, पहले क्या गलतियां हुई और अब क्या जोखिम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट्स में अगर आप देखें तो कमाई के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक तो है ट्रांजैक्शन आधारित, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग को ले लीजिए, ज़ीरोधा, एंजल वन जैसे। हाँ। यहाँ कमाई तभी होती है जब क्लाइंट कोई शेयर खरीदता है या बेचता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये कमाई ना बाजार के मूड पर बहुत डिपेंड करती है। मतलब तेजी है तो बढ़ गई, मंदी आई तो एकदम से घट जाती है। अच्छा, और दूसरा तरीका कौन सा है? वो है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, या जिसे हम ARR मॉडल कहते हैं। इसमें वेल्थ मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज आती हैं। यहाँ क्लाइंट से एक रेगुलर फीस ली जाती है, जैसे एडवाइजरी के लिए या सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए। तो ये बिजनेस मॉडल ज्यादा स्थिर माना जाता है। अच्छा, स्थिर। हाँ, और इसीलिए निवेशक ऐसी कंपनियों को अक्सर ज्यादा वैल्यूएशन भी देते हैं, क्योंकि इसमें कमाई का अंदाजा लगाना थोड़ा आसान होता है। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है, क्योंकि सीधा वैल्यूएशन पे असर पड़ता है इसका। तो शायद इसीलिए आजकल कई ब्रोकरेज कंपनियां भी वो अब वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट और यहां तक कि प्राइवेट इक्विटी जैसे ARR वाले सेक्टर्स में जा रही हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और भारत में देखें तो इस सेक्टर में बढ़ने की गुंजाइश जबरदस्त है। एक उदाहरण देती हूँ, भारत का म्यूचुअल फंड AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कुल पैसा मैनेज हो रहा है, वो हमारी GDP का सिर्फ 17% है। सिर्फ 17%? हाँ, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 123% है और ब्राजील जैसे देश में भी 79% है। अरे बाप रे, अमेरिका के 123% के मुकाबले 17%, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ग्रोथ की संभावना तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ। और वो SIP वाला आंकड़ा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसकी ग्रोथ भी तो कमाल की चल रही है। सही कहा। अनुमान तो ये है कि अगर SIP में निवेश की यही रफ्तार चलती रही तो अगले 5 सालों में इक्विटी AUM वो सिर्फ SIP के जरिए ही शायद 3 गुना हो सकता है। इन्होंने कैपिटल एलोकेशन में, मतलब पैसा कहाँ लगाना है, इसमें कुछ गलतियां की थी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, JM फाइनेंशियल और एडलवाइस, इन दोनों ने ही होलसेल लेंडिंग में काफी पैसा लगा दिया था, खासकर बड़े रियल एस्टेट लोन्स में, जो बाद में काफी जोखिम भरा साबित हुआ। अच्छा। और वहीं मोतीलाल ओसवाल ने हाउसिंग फाइनेंस में हाथ आजमाया था, पर उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा और काफी लोन राइट ऑफ करने पड़े। तो मतलब पिछली गलतियों से सबक लेकर अब लगता है इनकी स्ट्रैटेजी बदल रही है। ये अब एसेट लाइट और ARR वाले बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रही है ना। जैसे मोतीलाल ओसवाल को ही लें, आपने बताया कि उनका रेवेन्यू अब करीब 56% ARR से आता है। हाँ, बिल्कुल। और वे अपना ARR बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर काफी जोर दे रही हैं। हालांकि उनके लिए भी जोखिम है। एक तो ब्रोकरेज बिजनेस में डिस्काउंट ब्रोकर से कंपटीशन बढ़ रहा है, और दूसरा उनकी ट्रेजरी बुक की अस्थिरता, उसमें मार्क टू मार्केट लॉस का खतरा रहता है। मार्क टू मार्केट लॉस मतलब? बाजार गिरेगा तो उनके निवेश की वैल्यू कागज पर कम दिखेगी। हाँ बिल्कुल भाई। और JM फाइनेंशियल का क्या हाल है? JM फाइनेंशियल अपनी वो होलसेल लेंडिंग वाली बुक लगातार कम कर रही है। उनका मेन बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जो कि आप जानते ही है काफी साइक्लिकल होता है। हाँ, वो तो है। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट अभी भी उनके लिए शुरुआती स्टेज में ही है। तो उनका फोकस अब कैपिटल को एसेट लाइट बिजनेस जैसे वेल्थ, AMC और कॉर्पोरेट एडवाइजरी में लगाने का है। समझ गया। और एडलवाइस, उनका स्ट्रक्चर तो मैंने सुना है काफी अलग है, एक होल्डिंग कंपनी जैसा। एडलवाइस का स्ट्रक्चर एक होल्डिंग कंपनी जैसा है, जिसके नीचे कई अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट्स, म्यूचुअल फंड, ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, जो बैड लोन्स का काम करती है। बिल्कुल। फिर एक NBFC है और इंश्योरेंस भी है। ये भी अपनी होलसेल बुक खत्म कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी एक सब्सिडरी है, एडलवाइस ऑल्ट्स, वो भारत की नंबर 1 ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। उसका अलग से IPO लाने की भी तैयारी चल रही है। अच्छा। लेकिन ये होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर में अपने रिस्क भी तो होते हैं।
वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट वाली बात। निश्चित रूप से वो एक बड़ा जोखिम है। निवेशक अक्सर होल्डिंग कंपनी के शेयर को उसकी सब्सिडरीज के कुल मूल्य से कम वैल्यू देते हैं। इसके अलावा एडलवाइस के कुछ बिजनेस जैसे इंश्योरेंस अभी मुनाफे में नहीं है और उनकी एनबीएफसी का जो नया फोकस है रिटेल और एसएमई पर, वो कितना सफल होगा ये भी देखना भी बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन तीनों कंपनियों के सामने मुख्य चुनौतियां या रिस्क क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क तो मार्केट साइक्लिकलिटी है। उससे कोई नहीं बच सकता, वो सबको प्रभावित करता है। दूसरा, ये जो बिजनेस मॉडल बदल रही हैं कंपनियां और नए सेगमेंट्स में जा रही हैं, उसमें एग्जीक्यूशन का रिस्क है। मतलब वो कितना सफल हो पाती हैं ये करने में। सही बात है। तीसरा, भविष्य में कैपिटल एलोकेशन के फैसले बहुत अहम होंगे, खासकर पिछली गलतियों को देखते हुए। और हाँ, एडलवाइस के केस में जैसा आपने कहा, वो होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर और डिस्काउंट का मुद्दा भी एक पहलू है। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय कैपिटल मार्केट कंपनियां अब ज्यादा स्थिर कमाई की तरफ देख रही हैं, अपने मॉडल बदल रही हैं। ये बदलाव जरूरी तो है, लेकिन रास्ता चुनौतियों और जोखिमों से भरा है। उन्हें पिछली गलतियों से सीखना है और नए एसेट लाइट बिजनेस खड़े करने हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो, कि भारत की ग्रोथ की इतनी संभावना को देखते हुए भविष्य में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कामयाब होगा? क्या मोतीलाल ओसवाल जैसा थोड़ा डाइवर्सिफाइड मॉडल, या जेएम फाइनेंशियल जैसा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ पर, या फिर एडलवाइस जैसा होल्डिंग कंपनी मॉडल जो अलग अलग बिजनेस की वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है? खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, तब कौन सी रणनीति निवेशकों के लिए ज्यादा वैल्यू बना पाएगी? इस पर सोचना काफी रोचक हो।